हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी जो एक टॉपिक है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जितनी भी टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको कंट्रोल कैसे करना है, यानी कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर CSIR नेट से लेके और नीट में हर जगह पे इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में अपन देखेंगे। ये इम्यूनोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये लेक्चर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी है क्या। तो हाइपर सेंसिटिविटी एक एक्सएग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है। ये एक हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो आपका एक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जिसके अंदर होती है और इम्यून सिस्टम आपका ओवर रिएक्ट करता है। इस केस के अंदर हाइपर एक्टिव हो जाता है और हाइपर एक्टिवेशन होके और उसके बाद में हाइपर फंक्शन जो होता है इम्यून सिस्टम का वो इसके अंदर रिलेटेड रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ह्यूमरल और सेल मीडिएट ब्रांचेज ऑफ द इम्यून सिस्टम जो इससे एक्टिव होंगी। एक्टिव होने के बाद में दैट लीड्स टू द एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज एंड इवन द डेथ। और एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज जो है वो इससे हो सकता है। जो 4 तरह की बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी आपके पास में रहती है और ये 4 तरह की हाइपर सेंसिटिविटी है, इन्हीं के बारे में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये समझा है कि हाइपर सेंसिटिविटी है वो एक सिर्फ एक ओवर एक्टिविटी है इम्यून सिस्टम की। हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से हमारा जो पर्सनल टिश्यू रहता है बॉडी का जो सेल्फ टिश्यूज और सेल्स रहती हैं वो भी डैमेज होने लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एक बात हमें यहाँ पे हमेशा याद रखनी है कि हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप्स जो हैं वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये सारे फिक्स हैं। यानी कि टाइप 1 के अंदर जैसे एंटीजन डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी है तो ये टाइप 1 में ही आएगी। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 के अंदर आपने एंटीबॉडी लिख दी और 3 के अंदर आपने इम्यून कॉम्प्लेक्स लिख दिया। इस तरीके से नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ही ये है कि एंटीजन डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी में ऐसा होता है कि सबसे पहले आप एक एंटीजन को लेके एक्सपोज होते हैं। जैसे कि सपोज दैट किसी को डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट जो है डस्ट से क्या है कि वो पर्सन जो है वो इन्फेक्ट होगा या फिर कांटेक्ट में आएगा, एक्सपोज होगा और होने के बाद में जो एलर्जन है यानी कि जो भी एलर्जन है आपका, चाहे वो पोलन पार्टिकल हो, चाहे वो कोई एंटीजन हो, चाहे वो कोई जैसे मान लो आपको किसी ने मधुमक्खी ने या किसी ने स्टिंग कर दिया है वो आपका वेनम हो सकता है। तो प्राइमरी एक्सपोजर के अंदर एलर्जन जो होगा आपका कोई भी ऐसे वो एलर्जन आपकी बी सेल्स जो होंगे वो उसको एंटीबॉडी बना के उसको कैच कर लेंगे और फिर टी हेल्पर सेल जो है उसको आके बाइंड करेंगे और फिर बी सेल एंटीबॉडी बना के उसको बाइंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, बी सेल फिर डिफरेंशिएट होती है किसमें, मेमोरी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल फर्दर फिर एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडी जो है अब इस एंटीजन के अगेंस्ट में बन चुकी है। अब फर्स्ट एक्सपोजर की कहानी है तक यहां तक है। उसके बाद में ये एंटीबॉडी जो है ये आपके कौन सी सेल्स पे जाके चिपक जाएंगी, मास्ट सेल पे जाके ये जो एंटीबॉडीज हैं यहाँ पे मास्ट सेल्स के ऊपर आके एक्सप्रेस हो जाएंगी सरफेस पे। ये जो IgE FC रिसेप्टर है फॉर IgE, तो FC रिसेप्टर जो होता है ये मास्ट सेल पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ से ये एंटीबॉडी जाके इनके ऊपर बाइंड हो जाएगी। तो वो मास्ट सेल जो कि जिसका FC रिसेप्टर और IgE एंटीबॉडीज से बाइंड हो रखा है उस मास्ट सेल को अपन बोलेंगे सेंसिटाइज मास्ट सेल। नॉर्मली जो मास्ट सेल होती है वो आपकी हिस्टामिन रिलीज करती है और इस तरीके से ये एलर्जन के अगेंस्ट में काम करेगी। तो ये यहां तक सेंसिटाइज मास्ट सेल आपकी बॉडी में आ चुकी है। अब बात आती है सेकेंडरी एक्सपोजर की। तो जब सेकेंडरी एक्सपोजर होगा तो उस केस में क्या होगा, ये मास्ट सेल ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, ऑलरेडी एक्टिव है। तो इस केस के अंदर ये फिर फर्दर क्या बनाएंगी, जैसे ही एंटीजन आएगा ये वापस सेम एंटीजन आएगा, ये आके सारा इनकी एंटीबॉडी से बाइंड होगा और बाइंड होते ही ये जो मास्ट सेल है ये डीग्रेनुलेशन कर देगी, यानी कि इनको जो रिलीज कर रहा है वो हिस्टामिन वगैरह वो सब रिलीज कर देगी। रिलीज होने की वजह से और आपके ब्लड प्लेटलेट, म्यूकस ग्लैंड, स्मॉल ब्लड वेसल्स और ये सारे नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, ये सारा का सारा एक्टिव हो जाएगा पूरा ऐसे और आपकी बॉडी के अंदर हाइपर रिएक्शन जो है इस एंटीजन के प्रति वो क्रिएट हो जाएगी। अब बात आती है कि टाइप 1 के अंदर हमने देखा था, टाइप 1 का नाम ही क्या है आपको याद रखना है, एंटीजन डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी है। फर्स्ट एक्सपोजर में एलर्जन जो है वो सेंसिटाइज मास्ट सेल का फॉर्मेशन करेगा और सेकेंड एक्सपोजर के अंदर डायरेक्ट क्या होगा आपके
इस तरीके से ये हाइपर एक्टिविटी जो है इन सेल्स की, सेंसिटाइज मास्ट सेल की, वो देखने को मिलेगी। तो इसका एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपन देखें तो किस तरीके से देख सकते हैं कि सबसे पहले एलर्जन का एक्सपोजर होगा, वो बी सेल को एक्टिव करेगा और बी सेल फिर कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी, आईजीई एंटीबॉडी बनाएगी। और आईजीई एंटीबॉडी जो होती हैं वो कहां पे जाके बाइंड हो जाएंगे, एफसी रिसेप्टर से। और एफसी रिसेप्टर कहां पे है, मास्ट सेल के ऊपर। तो मास्ट सेल के एफसी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी। बाइंड हो जाने के बाद में जब सेकेंडरी एक्सपोजर होगा आपका इन्हीं से, तो उस टाइम में एलर्जन जो है वो क्रॉस लिंक करेगा इनसे और फिर ट्रिगर करेगा रिलीज ऑफ द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मीडिएटर, जैसे कि वैसोएक्टिव अमीन्स हैं फ्रॉम द मास्ट सेल्स एंड द बेसोफिल्स। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, दीज मीडिएटर क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कोज करेंगे, इंक्रीज द वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड द वेसोडाइलेशन। तो इस तरीके से ये जो है ये सारी चीजें इंक्रीज होगी और यही इसी हाइपर सेंसिटिविटी को अपन क्या बोलते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एंटीजन डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसके बाद में आता है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी के जो एंटीजेंस हैं, जो एलर्जेंस हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जैसे प्रोटीन के अंदर हो सकते हैं, फॉरेन सीरम्स हैं, वैक्सीन से भी एलर्जी हो सकती है आपको ऐसे। उसके बाद में फूड्स के अंदर नट्स हैं, सी फूड्स है, एग है, मतलब कुछ भी ऐसा खाने के अंदर हो सकता है जिससे कि आपको एलर्जी हो सकती है। उसके बाद में प्लांट के अंदर पॉलेंस हैं, ग्रास से भी हो सकती है, रैगवीड्स है और ये सारे हैं, तो इनसे भी हो सकती है। और जो मैंने आपको बताया कि बी वेनम से भी, अगर कोई बी आपको स्टिंग कर गई है, वेस्ट वेनम से भी हो सकती है, एंट वेनम से, कॉकरोच से, कैलेक्स से, डस्ट माइट से, इनसे भी हो सकती है। कैट जो रखते हैं घर के अंदर, उनके कैट डेंड्राइटिक प्रोटीन जो होती हैं, उनसे भी आपको हाइपर सेंसिटिविटी कॉज हो सकती है। तो ड्रग्स जो होती हैं, ड्रग्स से भी आपको हाइपर सेंसिटिविटी सम टाइम कॉज हो सकती है। जैसे कि कईयों को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो आप पुराने जमाने में ऐसे करते थे, वो हाथ पे लगा के थोड़ी सी देर के लिए रखते थे इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखेंगे ऐसे, तो ये सारे नॉर्मल हैं, इनके अंदर कोई हाइपर एक्टिविटी रिएक्शन नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ग्रास से, तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का लीजन दिखाई देगा। तो ये लीजन जो है ये हाइपर एक्टिव होने की वजह से ही होता है और इससे आप पता लगाएंगे। तो ये सबसे ये ओल्ड कन्वेंशनल मेथड ऐसा ही था कि मुझे मान लो कि 6 चीजों को लेके डाउट है कि इन 6 चीजों के लिए मैं लास्ट 2-3 डेज में कांटेक्ट में आया था और मेरे हाइपर सेंसिटिविटी कोज हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इन 6 को लेके टेस्ट करवाने जाऊंगा और वहां पे हैंड के ऊपर ही आपको क्या करेंगे, ये कंट्रोल ले लेंगे, इसमें कुछ कोई एलर्जन नहीं है, यहाँ पे डस्ट से, यहाँ पे माइट से, यहाँ पे ग्रास से, यहाँ पे श्रब से, यहाँ पे ट्री से। तो इन सब से आपकी बॉडी को थोड़ा एक्सप्रेस करवाया जाएगा और एक्सपोज करवाया जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस जगह पे हाइपर एक्टिविटी का रिएक्शन जो है वो बन जाएगा, तो लीजन्स बन जाता है छोटा सा, तो उसी से आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है। तो एनिमल हेयर और डेंड्राइटिक प्रोटीन्स होते हैं, कैट डेंड्राइटिक प्रोटीन्स होती हैं, उनसे क्या है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो एंटीजन डिपेंडेंट है। तो इसके मतलब इसके अंदर जो सेंसिटाइज मास्ट सेल जो भी आपकी जैसे रिलीज कर रही है एंटीहिस्टामिन्स और ये तो इनके अगेंस्ट में क्या है कि वो यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में। जैसे कि आप एंटीहिस्टामिन यूज करोगे तो हिस्टामिन 1 S2 रिसेप्टर जो होता है टारगेट सेल्स के ऊपर, उसको ब्लॉक कर देंगे, कैल्शियम इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है आप टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वाली जो थी वो एंटीजन डिपेंडेंट है और सेकंड वाली जो होगी वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होगी। तो और ये एंटीबॉडी ही रहेगी हमेशा। जैसे टाइप सेकंड है तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होगा सेल्स का। वहां पे तो एक एंटीजन आ रहा था, वो विलेन का रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी आएगी, वो विलेन का रोल प्ले करेगी। तो इसके अंदर एक एंटीबॉडी आएगी, वो एक्टिवेट कर देगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल्स जो भी हैं उनकी सेल के अंदर यहाँ पे पोर क्रिएट कर देता है और पोर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्शन कोज हो जाता है। और ये होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएट साइटोटॉक्सिसिटी। ये एडीसीसी जो है ये इम्यून सिस्टम का एक परफेक्ट पार्ट है। ये हमारी बॉडी में अक्सर चलता रहता है। लेकिन इन दिस प्रोसेस साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती है, टीसी सेल, तो टीसी सेल जो होगी वो एफसी रिसेप्टर से बाइंड टू द एफसी रीजन ऑफ द एंटीबॉडीज और ऑन द टारगेट सेल प्रमोट द किलिंग ऑफ द सेल्स। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। और एंटीबॉडी बाउंड्स टू द फॉरेन आल्सो कैन सर्व एज एन ऑप्सोनिन। एंटीबॉडी जो होगी फॉरेन सेल से जो बाइंड होगी वो ऑप्सोनिन की तरह काम करेगी। अब यहाँ पे एक टर्म आई है ऑप्सोनिन, इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू मेक टेस्टी।
जैसे कि मान लो आप अगर कुछ खा रहे हो, उसके साथ में आपको और कोई सॉस मिल जाए, या फिर उसके ऊपर आपको जैसे टिकिया खाते हैं और दूसरी चीजें खाते हैं, तो उनको आप जितना चटपटा बना के खा सकते हो, तो जितना आप उसको टेस्टी बनाओगे वही आपका क्या होगा, टू मेक टेस्टी। तो उसी तरीके से सेल्स जो होंगी वो एंटीजन को, या फिर कोई भी एंटीजन जो होता है आपका, वो आता है और उसके बाद में काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इनका मतलब होता है टू मेक टेस्टी, और उसके बाद में जैसे ही आपका पूरा जो फॉरेन सेल है ये टेस्टी बन जाती है, तो फिर फेगोसाइटिक सेल्स होती है वो आगे इसको एनगल्फ कर जाती है, और उसके बाद में जो एफसी रिसेप्टर और C3b रिसेप्टर्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं, और फेगोसाइटिक सेल्स जो होती है वो इसको खराब कर देती है। 3 एग्जांपल्स जो होंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के, वो अपन देखते हैं। इसके अंदर से कुछ ऑटोइम्यून डिजीज भी आती हैं, और इस तरह की डिजीज जो है वो आपकी इस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। पहला एग्जांपल जो आता है इसका, वो आता है, आपने खूब सुना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अगर किसी दूसरे पर्सन को कोई ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन अगर उसको कोई दूसरा ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, तो उस केस में वो हाइपर जो सेंसिटिविटी होगी वो कौन सी होगी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ये इसलिए होगी क्योंकि ऑलरेडी कौन से टाइप की एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। जो जैसे कि मान लो अपन ने देखा होगा कि जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप जिस भी पर्सन का है, उस पर्सन के अंदर बी ब्लड ग्रुप के लिए अगेंस्ट में क्या है, एंटीबॉडीज हैं। तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं, तो जैसे ही आप इसको बी ब्लड ग्रुप के लिए आपको एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो जैसे ही आप बी ब्लड ग्रुप इसको ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो ये एंटीबॉडी आके इसको बाइंड कर जाएंगी, और उस केस में जो सारा प्रोसेस है डिस्ट्रक्शन का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप बी इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज विद द टाइप ए, तो उस केस में क्या होगा, एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो होती है इसके अंदर ऐसे, और मीडिएट आफ्टर द डिस्ट्रक्शंस बाय द मीन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट मीडिएट लाइसिस। तो इसमें ये होगा, देखो, ब्लड फ्रॉम द टाइप ए डोनर, तो ये जो पर्सन है इस पर्सन का ब्लड ग्रुप है बी, और ये जो पर्सन है जिसका दिया गया है उसका है डोनर का ब्लड ग्रुप है ए। तो ए ब्लड ग्रुप बी वाले को यहाँ पे आपने दे दिया है, तो ये बी है, तो इसमें ऑलरेडी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटी ए एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उस केस में जैसे ही बी का एंटीजन इसको मिलेगा, तो उस केस में डोनर आरबीसी एग्लूटिनेशन ये हो जाता है इसमें, रेसिपिएंट प्लाज्मा, और उसकी वजह से फिर ये जो बी एंटीबॉडी जो अगेंस्ट ए एंटीबॉडी है वो ए वाले से ज्यादा पे बाइंड कर जाएंगी इस तरीके से, और तुरंत फिर क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है वो आपका आ जाएगा, और वेसल्स वगैरह ब्लॉक हो जाएगी। और कई बार ये कंडीशन जो होती है लीथल कंडीशन होती है, इसकी वजह से फिर पर्सन की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद में दूसरी तरह का एग्जांपल आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में, वो आपका आता है न्यूबॉर्न जो होता है। जैसे कि मान लो एक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज होती है, इस डिजीज के अंदर क्या होता है, अगर मदर जो है वो आपकी RH नेगेटिव है ना, और उसका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, उसके मान लो कि RH आपने सुना होगा बचपन में कि RH पॉजिटिव मेल उसकी शादी अगर करा दी जाए RH नेगेटिव फीमेल से। अब RH नेगेटिव फीमेल इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेबी जो है वो 9 महीने मदर के पेट में ही रहेगा, तो इसलिए RH नेगेटिव फीमेल जो है ये RH नेगेटिव, इसके अंदर RH नेगेटिव एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, जो RH फैक्टर है वो इस फीमेल में एब्सेंट है, लेकिन जो बेबी पेट में है उसके अंदर RH फैक्टर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, 9 मंथ्स तो इजीली बीत जाएंगे, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर ये जो RH एंटीजन है इसका एक्सपोजर मदर को जो है वो मदर की बॉडी में चला जाएगा, तो इसकी वजह से मदर की बॉडी कौन सी एंटीबॉडी बना लेगी, एंटी RH एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेगी। तो फर्स्ट बेबी तो इनके क्या होगा, आराम से डिलीवर हो जाएगा और उसके बाद में कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी, तो सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, अगर वापस से ये बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर के अंदर क्या है, ये एंटीबॉडीज है, RH की एंटीबॉडीज है, तो उस केस में क्या होगा, ये एंटीबॉडीज अंदर जाएंगी और इसका हिमोलाइसिस क्रिएट कर देंगी उस जगह पे जाके, और जो बेबी है उसकी सेकंड बेबी की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या रहता है, जो हिमोलाइटिक डिजीजेस जो रहती हैं आपकी, हिमोलाइसिस कोज हो जाता है जिसके अंदर ऐसे, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज है, तो वो किसका एग्जांपल आपकी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का है, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पे पहले से कौन सी है, एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, वही एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन कोज कर रही है। तो इसके अंदर देखो लिख भी रखा है फ्लो चार्ट में, आप देखेंगे तो कि RH नेगेटिव
जो फीमेल है वो बिफोर प्रेगनेंसी हो गई आरएच पॉजिटिव फीटस की, यानी कि बेबी जो है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है। और फिर प्लेसेंटल सेपरेशन, जिस टाइम डिलीवरी के टाइम में प्लेसेंटल सेपरेशन होता है तो मैटरनल सेंसिटाइजेशन टू द आरएच पॉजिटिव ब्लड, उस टाइम मदर का और बेबी का ब्लड जो है आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब होगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो यहाँ पे तो डिलीवरी हो चुकी है और सेंसिटाइजेशन क्रिएट हो चुका है, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर अगर वापस से बेबी पॉजिटिव है तो उस केस के अंदर फीटल सर्कुलेशन के अंदर आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू होकर चली जाएंगी और उस केस के अंदर फिर बाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे आरबीसीज को और हीमोलाइसिस होगा फीटल आरबीसीज का। और जब आरबीसी नहीं रहेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं है, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलर नहीं हो पाएगा, तो उस वजह से बेबी जो है सेकंड बेबी की डेथ हो जाएगी। तो और अगर सेकंड बेबी अगर आरएच नेगेटिव है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज आपके पास में है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल, फिर सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल था हमारा ये वाला। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा, तो देखो कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का, कि अगर किसी बी वाले ब्लड को ए का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल जो टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी का था वो है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉज्ड बाय द टाइप सेकंड, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का एग्जांपल हमने लिया था। और यहाँ पे तीसरा एग्जांपल जो है वो है ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, और इसके अंदर आप देखेंगे कि टाइप सेकंड रेस्पॉन्स यहाँ पे आता है। तो अब तीसरा एग्जांपल है वो क्या है आपका, ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया। नाम से पता चल रहा है आपको कि ड्रग कोई रहेगी, उस ड्रग के अगेंस्ट में आपकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज हैं, और वही एंटीबॉडीज आपकी टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगी। तो सपोज मान लो कि ये एक ड्रग का मॉलिक्यूल है, और ये जैसे ये ड्रग का मॉलिक्यूल्स है, तो ड्रग प्लस आरबीसी बराबर हेप्टेन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। हेप्टेन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा और हीमोलाइसिस कॉज हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो ड्रग प्लस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये ड्रग और एंटीबॉडीज का कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ड्रग प्लस एंटीबॉडी अटैच टू द आरबीसी, आरबीसी से अटैच हो जाएगा और फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव कर देगा और फिर उसके बाद में वापस से हीमोलाइसिस हो जाएगा। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, आफ्टर आरबीसी मेम्ब्रेन, और उसके बाद में ये प्रोड्यूस करेंगे आईजीजी एंटीबॉडी, बहुत सारी एंटीबॉडीज, फिर एक्टिव करेगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, फिर हीमोलाइसिस क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया, इसके अंदर हमेशा जो आपकी आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका क्या हो जाता है, हीमोलाइसिस। तो इसकी वजह से फिर एनीमिया कॉज बॉडी में हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक ड्रग इंड्यूस जो हीमोलाइटिक एनीमिया है, इसके अंदर कौन कौन सी अलग अलग हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, जैसे कि हाइपर सेंसिटिव 1 है, हाइपर सेंसिटिविटी 2 है, 3 एंड 4 है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसके अंदर से आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट इंड्यूस, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आईजीई इंड्यूस होती है, टाइप सेकंड के अंदर आईजीएम और आईजीजी होते हैं, टाइप 3 के अंदर आईजीजी होते हैं, और टाइप 4 जो होती है वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसके अंदर हाइपर टीडीटीएस सेल्स जो होती है वो कोज होती है। तो इस तरीके से पेनिसिलिन जो होती है, ये ड्रग, पेनिसिलिन की जो ड्रग होती है, ये चारों तरह की हाइपर सेंसिटिविटी कोज कर सकती है। ये एलर्जन की तरह भी काम कर सकती है, इसके अगेंस्ट में ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया भी कोज कर सकती है। उसके अलावा तीसरी जो हम पढ़ेंगे आईजीजी, जिसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के फिर हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट होगी, वो भी ये कर सकती है। और फोर्थ जो है वो कि आज पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिया और थोड़े दिनों बाद में हमें क्या होगी, हाइपर सेंसिटिविटी कोज होगा। तो इस तरीके से ये हो सकता है। अब आप देखेंगे कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है, सबसे पहले वाली जो थी वो एंटीजन डिपेंडेंट थी, नंबर 2 वाली जो है वो आपकी एंटीजन डिपेंडेंट ना होकर एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, और नंबर 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो दोनों का कॉम्प्लेक्स होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड होंगे, तो उस द रिएक्शन ऑफ द एंटीबॉडी विद द एंटीजन, ये जब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये एंटीजन विद एंटीबॉडी फैसिलिटेट द क्लियरेंस ऑफ द फेगोसाइटिक सेल्स। तो यहाँ पे आप देखो जैसे कि ये एंटीजन है, ये बी सेल इसके कॉन्टेक्ट में आई, उसके बाद प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी सेक्रेट कर दी, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो गया। अब ये एंटीबॉडीज जो है ये जाके
एंटीजन से बाइंड होगी तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब ही यह है कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो चुके हैं। तो उसके बाद में ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, जैसे न्यूट्रोफिल और जो फेगोसाइटिक सेल्स है उनको एक्टिव कर देंगे। तो उस केस में दोनों ही केस में क्या होगा, आपका टिश्यू डैमेज जो है वो कोज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है वो दोनों एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो रहा है। इसमें देखो यहाँ पे एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है। तो दोनों तरीके से क्या होगा, अगर ये इस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी कोज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसको जो है हाइपर सेंसिटिविटी जो है ये काफी सीरम सिकनेस है दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये इन केसेस के अंदर आपके टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कोज हो सकती है, जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है वो बन सकते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में आता है आपका कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ सब पॉपुलेशन होगी टी हेल्पर सेल्स की, वो एक्टिवेट हो जाएंगी और उसके किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में और एक लोकलाइज्ड इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस कोज करेंगी। उसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। जो ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में समटाइम क्या होता है कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर दी किसी के अंदर ऐसे, तो थोड़े दिनों तक तो वो पर्सन जो है वो इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स के असर में रहता है, इम्यून सिस्टम उसका सप्रेस होकर रहता है ताकि वो रिजेक्ट ना हो जाए जो भी उसको ट्रांसप्लांट ऑर्गन किया है दूसरे पर्सन का। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जैसे ही थोड़ा सा समय बीतता है, 1 साल 6 महीने 12 महीने, तो उस केस में क्या हो सकता है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कोज हो सकती है। और वो जो ग्राफ्ट आपने इंजेक्ट किया है पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, जैसे कि मान लो किडनी ट्रांसप्लांट किए, तो वो क्या होगा, TDTS सेल्स के इफेक्ट में आके और 1 साल बाद में जाके रिएक्शन होगी बॉडी में और वो ग्राफ्ट जो है वो किडनी रिजेक्ट कर देगा। तो 1 साल बाद भी रिजेक्शन किडनी का पॉसिबल है इस केस में। तो द रिएक्शंस ऑफ द कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ द नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स और पर्टिकुलरली मैक्रोफेजेस इसमें इन्वॉल्व रहती है। द हॉलमार्क ऑफ टाइप 4 रिएक्शंस आर द डिले इन टाइम। ये याद रखना है कि जो रिएक्शंस होगी आपकी बॉडी में तो तुरंत रिएक्शन ना होगी, डिले होगी ऐसे, और उसके बाद में ये रिक्रूटमेंट करती जाएगी मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का, जो भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती हैं। और उसके बाद में मैक्रोफेजेस आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्फिल्ट्रेट। मैक्रोफेजेस यहाँ पे सबसे ज्यादा उस तरीके से रहेंगी और उसके बाद में ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट आईवी पॉइजन जो है वो किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट हुआ, तो इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, पेंटाडेका कैचेकोर मॉलिक्यूल्स रहते हैं और स्किन प्रोटीन्स के साथ में मिलके, और ये क्या बना देगा, पेंटा कैचेकोर मॉलिक्यूल कंबाइंड विद द स्किन प्रोटीन्स। तो इस तरीके से अब क्या होगा, 1 to 2 डेज जो फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी, उसमें 7 to 10 डेज लगेंगे। जैसे कि आज आप इस आईवी पॉइजन के कांटेक्ट में आए हो, स्किन के जैसे टच किया है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप जैसे टच करते हो वैसे हाइपर एक्टिविटी कोज हो जाती है उसमें। तो ये क्या होगा कि 7 to 10 डेज के अंदर ये जो टी सेल्स हैं ये टी मेमोरी सेल्स बना लेंगे और इसके अंदर कोई आपको डर्मेटाइटिस का कोई भी सिग्नल आपको दिखाई नहीं देगा इन 7 to 10 डेज में। मतलब आपकी स्किन के ऊपर कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही टी मेमोरी सेल्स बनती हैं और वापस से सेम आईवी पॉइजन को आप एक्सपोज करते हो, तो जो जहां पे 7 से 10 दिन लग रहे थे या फिर 1 महीना लग रहा था, वो इमीडिएटली क्या हो गया, 1 से 2 दिन के अंदर ये टी मेमोरी सेल्स एक्टिव हो जाएगी और मैनी एक्टिव टी सेल्स हो जाएगी और फिर डर्मेटाइटिस जो है वो कोज हो जाएगा स्किन के अंदर ऐसे। तो ये एक्टिविटी जो है, ये आप देखेंगे कि फर्स्ट एक्सपोजर में आपको 7 to 10 डेज लगे थे, लेकिन सेकंड जो एक्सपोजर है, और यहाँ पे डर्मेटाइटिस के कोई सिग्नल्स भी आपको दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन इस जगह पे डर्मेटाइटिस के सिग्नल्स भी दिखाई देंगे और विद इन 1-2 डेज में ये एक्टिविटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या है, ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है जो यहाँ पे शो की गई है। उसके बाद में डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का जो मैकेनिज्म है वो देखिए, ये आईवी पॉइजन है, आईवी पॉइजन का फर्स्ट एक्सपोजर है और ये प्रोटीन है। तो स्किन के प्रोटीन्स होते हैं और साथ में ये पॉइजन है, ये दोनों मिल जाएंगे ऐसे। तो देखो ये स्किन का प्रोटीन और पॉइजन दोनों मिल गया, ये रहा पॉइजन, ये स्किन का प्रोटीन, ये मिलके इन्होंने क्या किया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होगी वो इनको एनगल्फ करेगी। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होगी, क्योंकि ये बाहर से आया है, बॉडी से बाहर का एंटीजन है, तो इसलिए इसको कौन से मॉलिक्यूल से बाइंड किया जाएगा, MSC क्लास
सेकंड रिसेप्टर से, और क्लास सेकंड रिसेप्टर से इसको बाइंड किया जाएगा एमएचसी से। जो सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, जो खुद की बॉडी के होते हैं, उनको एमएचसी फर्स्ट मॉलिक्यूल से बाइंड किया जाता है, उनके ऊपर टैग किया जाता है इस तरीके से। उसके बाद में ये जो एपीसी है, ये आपके इंटरलेकिन 12 इंटरलेकिन 6 जो है ये एक्टिव करेगी, फिर टी हेल्पर सेल एक्टिव होगी। टी हेल्पर सेल जो है वापस जो है यहाँ पे आके और मैक्रोफेजेस को, इन सबको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और ये सब लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है, इंटरफेरॉन गामा है, ये सारे मीडिएट होते हुए और मैक्रोफेजेस जो होगी वो यहाँ पे सिक्रीट होगी, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये सेकेंड टाइम में आपके इमीडिएटली ये कॉज हो जाएगा। सेकेंड टाइम में इमीडिएटली ये रिएक्शन जो है वो टिश्यू डैमेज अल्टीमेटली कॉज हो जाएगा। तो ये रहता है बेसिकली ऐसे पूरा। जैसे कि मान लो फर्स्ट एक्सपोजर में आपको इतना इतना होगा, यहाँ तक ऐसे, ये फर्स्ट एक्सपोजर में होगा कि जब आपका एंटीजन है, आईवी पॉइजन आपके स्किन के प्रोटीन्स के साथ में कांटेक्ट में आके, और आपकी नेव टी हेल्पर सेल जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंटीजन का, उनको फिर ये टी हेल्पर 1 में, यानी कि टी हेल्पर जो एक्सपीरियंस सेल है उसमें चेंज कर देगा। और जब सेकेंड एक्सपोजर वापस से होगा दोबारा से, तो ये सेल इमीडिएटली ये सेल इमीडिएटली एक्टिव होके और आरओआई और लाइसोसोमल एंजाइम्स और ये सब डिग्रेडेशन करके जिस जगह पे आपका एक्सपोजर हुआ है उसी जगह पे क्या होगा, टिश्यू डैमेज या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो एपिथेलियल सेल्स में दे देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि ये सारी चारों तरह की हाइपर सेंसिटिविटी हैं। इनमें सिंगल चार्ट में अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले एंटीजन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एंटीजन डिपेंडेंट है, तो एंटीजन डिपेंडेंट है। टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिव टाइप है, ये आपकी एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, तो एंटीबॉडीज इसमें काम आएगी। टाइप 3 के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आएगा, और टाइप 4 के अंदर टी सेल आएंगी, और टी के अंदर भी कौन सी आएंगी, टीडीटीएच सेल्स आएंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। टाइप 1 के अंदर अपन ने देखा था कोई भी एलर्जन आएगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस में वो आपकी बॉडी में मास्ट सेल को सेंसिटाइज कर देगा, तो सेंसिटाइज होते ही सेंसिटाइज मास्ट सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। सेकंड एक्सपोजर के अंदर वो हिस्टामिन वगैरह रिलीज करके उस जगह को डिग्रेन्यूलेट कर देगी। उसके बाद में सेकंड वाली जो आती है हाइपर सेंसिटिविटी आपकी, वो आती है सेल एंटीजन लीडिंग टू द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स। इसमें जो एंटीबॉडीज होंगी वो मेजर रोल प्ले करेगी और उसके बाद में ये कर देगी। जैसे अपन ने टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर अपन ने देखा था कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस डिजीज है वो आपकी किस में आती है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। टाइप 3 के अंदर आती है इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर रिमेटॉइड आर्थराइटिस है और ये सारी डिजीज जो है इसके अंदर आती हैं। टाइप 4 जो होगा उसमें टीडीटीएच है, तो इसके अंदर आप देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शंस, यानी कि जो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होते हैं ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये चारों हाइपर सेंसिटिविटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो था ये इम्यूनोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक जो टॉपिक्स थे इम्यूनोलॉजी के वो हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो होंगे वो हम कॉमन बायोलॉजी और लाइफ साइंसेज के लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए तब तक आप इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।